उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित कुछ और भी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, पुस्तक है शाहनामा, ये किसने लिखी? तो इसका जवाब मैं आपको बताऊं इससे पहले कुछ प्रमुख जो विदेशी हैं और उन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। इसी से आपको शाहनामा के लेखक के बारे में भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं यूनानी लेखकों की बात करूं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इसमें इसने भारत और ईरान के संबंधों के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद बात करेंगे टॉलमी की, तो इसकी पुस्तक है ज्योग्राफी जिससे भूगोल संबंधी जानकारी मिलती है। प्लिनी की बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका में भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका जिसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है। अब चीनी यात्रियों की बात करें तो दो प्रमुख चीनी यात्री हैं, फाहियान और वेनसांग। वेनसांग की पुस्तक है सी यू की जिसमें भारत की यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। अरबी लेखकों की बात करें तो अल बरूनी अरबी लेखक है। इसकी पुस्तक है तहकीक हिंद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। तहकीक हिंद किसकी पुस्तक है? तो अल बरूनी की है। और अल मसूदी की पुस्तक है सुनहरा घास का मैदान। ठीक है। अब फारसी लेखकों की बात करें तो फिरदौसी, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था शाहनामा किसने लिखा, तो शाहनामा ये फिरदौसी ने ही लिखी थी। ठीक है। इसके अलावा मिनहाज सिराज ये तबकाते नासरी की किताब है। ठीक है, सॉरी तबकाते नासरी ये मिनहाज सिराज की किताब है। और ज़ियाउद्दीन बर्नी ने जो पुस्तक लिखी वो तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन माने जाते हैं? अब देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। ठीक है। इनके जो जनक माने जाते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है जो एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री थे और सेना में अभियांत्रिक थे। ठीक है। इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की थी? तो 1784 में की थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1784 में हुई थी। अगला सवाल ये कि डैश का मूल नाम जय संहिता है, तो रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र या फिर मुद्रा राक्षस, किसका नाम जय संहिता है? तो महाभारत का जो असली नाम है, मूल नाम है, वो जय संहिता है। ठीक है। महाभारत के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। इसमें 90,000 से भी ज़्यादा श्लोक हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। इसके जो रचयिता हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है। और भगवद गीता जो है वो महाभारत का ही एक भाग है। अब देखिए महाभारत के बारे में तो आपने जान लिया। अब मैं आपको बताऊंगा रामायण। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि हैं। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो कौटिल्य हैं। और मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाखा दत्त हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सतुद्री सतलज नदी को, रावी नदी को, चिनाब नदी को या फिर झेलम नदी को, किस नदी को पहले कहा जाता था? तो कुछ प्रमुख नदियाँ जो कि वैदिक काल की हैं और उनके प्राचीन नाम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। सतलज जो नदी है उसका पुराना नाम है सतुद्री। रावी नदी को पहले पुरुषड़ी नदी कहा जाता था।
चेनाब नदी को वैदिक काल में अस्किनी नदी कहा जाता था। झेलम नदी वितस्ता के नाम से जानी जाती थी। व्यास को हम लोग बिपाशा कहते थे। काबुल नदी कुंभा के नाम से और सिंध नदी को सिंधु कहा जाता था। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, शतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सतलुज नदी का प्राचीन नाम है क्या? शतुद्री। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? हाइडेस्पीस का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। गणानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो हाइडेस्पीस का युद्ध है इसको हम लोग वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी जब पार की और भारत की धरती पर अपना कदम रखा तो सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो उसका हुआ वो किससे हुआ था? राजा पोरस के साथ हुआ था। ठीक है, अब वितस्ता के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए वितस्ता ये प्राचीन नाम है किसका? वितस्ता प्राचीन नाम है झेलम नदी का। ठीक है, तो झेलम नदी के तट पर राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था जो वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी युद्ध को हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध में कौन जीता था? तो इस युद्ध में राजा पोरस की पराजय हुई थी और सिकंदर जीत गया था। और जीतने के बाद वो व्यास नदी तक पहुंचा। अब वहां से सिकंदर पूरब की ओर बढ़ना चाहता था मगर उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं बड़ी थी, इसलिए सिकंदर आगे बढ़ने के लिए बार बार अपील करता रह गया पर यूनानी सैनिक टस से मस नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके सबसे पहले सिकंदर भारत आया था और उसके साथ जो पहला युद्ध किया था भारतीय शासक ने उसका नाम था पोरस और उस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्न का मेल कीजिए। यहाँ पे बुद्ध संगतियाँ हैं और कहाँ पे हुई थी इसका स्थान है। ठीक है, इसको देख के हमें कोट से इसको मिलान करना है, यानी कि पहली जो बुद्ध संगति हुई वो कहाँ हुई, दूसरी, तीसरी और चौथी कहाँ हुई। अब देखिए चारों जो बौद्ध संगतियाँ हैं, बौद्ध परिषद हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं फिर इस सवाल पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बौद्ध संगतियाँ हैं इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में हुई थी। अब देखिए अब आपसे पहले पूछा गया तो पहली थी राजगृह में, तो पहले का 3 आपने पा लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये जो पहली बौद्ध संगति हुई थी ये किसके संरक्षक में हुई थी या किसके समय में हुई थी? तो अजात शत्रु के समय में हुई थी। याद रखिए अक्सर पूछा जाता है पहली बौद्ध संगति किसके समय हुई या फिर पहली बौद्ध संगति का संरक्षक कौन था? अजात शत्रु था और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। महाकश्यप पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अब दूसरी जो हुई थी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। देखिए 483 ईसा पूर्व में पहली, उसके ठीक 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी दूसरी बौद्ध संगति। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। अब आपसे पूछा गया था दूसरी कहाँ पे हुई? तो वैशाली में। तो दूसरे का 2 सही है, पहले का
3 दूसरे का 2। अब आप कूट पे ध्यान देंगे तो आपको आंसर मिल गया होगा। फिर भी हम दूसरी बौद्ध संगति के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई किसके समय में या किसके संरक्षक में हुई थी, तो काल अशोक के संरक्षक में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो सब्बा कामी या सबक मीर थे। ठीक है, चलिए तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 251 ईसा पूर्व में तीसरी हुई। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के समय में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुतिस्स थे। ठीक है, मोगलीपुतिस्स ये इनके अध्यक्ष थे तीसरी बौद्ध संगति के। उसके बाद चौथे की बात करें तो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो पहली शताब्दी में हुई थी। कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी। कनिष्क के समय में हुई थी। अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अब इस सवाल पे आते हैं। पहली हुई थी अभी मैंने बताया राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कश्मीर में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग देखें तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ना वो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने की घटना को क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी दिन से वो तथागत यानी जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया कहा गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने की घटना को क्या कहा गया? तो संबोधि कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। साथ ही साथ आपने ये भी जान लिया कि उनको कब ज्ञान प्राप्त हुआ, किस रात को प्राप्त हुआ, किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ। ठीक है, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको क्या कहा गया? तथागत यानी कि जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे महाविनिष्क्रमण क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है और महापरिनिर्वाण क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए महाविनिष्क्रमण घर जो उन्होंने छोड़ा था उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन जो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहा जाता है। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है वहाँ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। एक क्वेश्चन आपको बताना है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि अस्थायी स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। भारत में जो अस्थाई स्वशासन है उसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को अस्थाई स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। अब देखिए लॉर्ड रिपन के काल में कुछ प्रमुख कार्य किए गए। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में हुई थी लॉर्ड रिपन के ही काल में।
पहली फैक्ट्री एक्ट यानी प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में ही हुआ था। पहली नियमित जनगणना की शुरुआत भी हुई थी 1881 में। ठीक है, नियमित जनगणना की शुरुआत ये याद रखिएगा। ठीक है, किसके समय में हुई? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। स्कूली शिक्षा के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में, ये भी लॉर्ड रिपन के समय में ही हुई थी। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद भी हुआ था 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में, और अकाल संहिता की स्थापना भी हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई थी। अस्थायी स्वशासन 1882 में शुरू हुआ था, इसीलिए लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है उसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। अब देखिए, राजराज प्रथम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये चोल वंश के शासक थे। इनका जो शासन काल है आप देख सकते हैं 985 से 1014 ईस्वी तक है। यह चोल वंश के सबसे शक्तिशाली या फिर वास्तविक संस्थापक थे। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? राजराज प्रथम थे। उसने संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना विजय परचम लहराया था, इसलिए इनको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वीएन स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, लेकिन दक्षिण भारत का नेपोलियन राजराज प्रथम को कहा जाता है। राजराज प्रथम ने ही तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को विजिट किया था और इसका नाम मुमाड़ी चोल मंडलम रखा था तथा मुमाड़ी चोल की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का बनवाया था राजराज प्रथम ने, और राजराज प्रथम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपने हासिल कर ली। अब देखिए, मंदिरों की बात आ गई तो कुछ प्रमुख मंदिर जो हैं राजपूत काल के, जो कि आपसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो कि पल्लव शासक था। पूछा जाता है कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? पल्लव वंश के शासक ने। इसी तरह महाबलीपुरम का शोर मंदिर भी बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, पल्लव वंश का शासक है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने यानी कि राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है, नरसिंह वर्मन देव ने बनवाया था। ठीक है, चौड़ गंग वंश का शासक था। जगन्नाथपुरी का मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसको अनंत वर्मन ने बनवाया था, जो कि चौड़गंग वंश का था। लिंगराज का मंदिर उड़ीसा में है, इसको भी अनंत वर्मन ने ही बनवाया था। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में बहुत इम्पोर्टेंट है, चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, चंदेल शासक धंग देव ने बनवाया था खजुराहो का मंदिर। अब कांदरिया मंदिर जो बनवाया था मध्य प्रदेश में है, इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर बनवाया था सोलंकी वंश के शासकों ने। काशी विश्वनाथ का मंदिर बनारस में राजा कर्णदेव ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में विभाग दीवाने आरिज का संबंध किससे था? अब देखिए, जो सल्तनत काल के प्रमुख विभाग हैं उनको देख लीजिए।
पहला है दीवाने विजारत, जिसको वित्त विभाग कहा जाता था। उसके बाद दीवाने आरिज, जो कि सैन्य विभाग था, बलबन ने इसको स्थापित किया था। आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है, दीवाने आरिज का संबंध किससे है, तो सैन्य विभाग से है। अब कृषि विभाग को क्या कहते थे, तो अमीरे को ही कहते थे कृषि विभाग को। दीवाने मुस्तखराज कहा जाता था राजस्व विभाग को, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, दीवाने अमीर को ही किसके द्वारा स्थापित की गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हाँ, पागल विद्वान जिसको कहा जाता है, दिल्ली से देवगिरी इसने अपना दारुल खिलाफा, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में राजधानी बोलते हैं, राजधानी परिवर्तित की थी। साथ ही साथ इसने दोआब कर में वृद्धि कर दी थी, और इसने सांकेतिक मुद्राएं चलाई थीं। दीवाने खैरात, ये विभाग फिरोज तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। ये दान विभाग था, इसमें दान दिया जाता था। दीवाने बंदगान, ये संबंधित है दास विभाग से, जो कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। फिरोज तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा दास या गुलाम हुआ करते थे। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक या शासिका थी। अब देखिए अकबर के सबसे अहम जो समकालीन शासक थे वो महाराणा प्रताप थे, आपको पता ही है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिनसे कब हुआ था, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया था। ठीक है, कौन कौन थे अकबर की तरफ से, राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा, और इसमें राजा महाराणा प्रताप पराजित हो गए। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको पता ही है, महाराणा प्रताप उसके समकालीन थे, लेकिन आपको ऑप्शन में ये सब दिख रहे हैं। तो कुछ विदेशियों के बारे में मैं आपको बता दूं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ जो थी वो भी अकबर की समकालीन थी, लेकिन ऑप्शन में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया है, तो इसलिए हमारा ये जवाब नहीं होगा। एलिजाबेथ थी अकबर के समकालीन, विक्टोरिया नहीं थी। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, बिल्कुल ये था आपका अकबर का समकालीन शाह अब्बास। ठीक है, फारस के शाह अब्बास प्रथम जो थे ये क्या थे, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलविच, ये भी अकबर के समकालीन थे। तो हमारा जो सही जवाब होगा फारस के बादशाह शाह अब्बास प्रथम, ये सही जवाब हो जाएगा। सवाल की खालसा की स्थापना करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद, इन्होंने स्थापना की थी खालसा की। अब सिखों के गुरुओं के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। कुल इनके 10 गुरु हैं, जिनमें पहले गुरु या सिख धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो गुरु नानक माने जाते हैं। उसके बाद दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद, जिन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास, चौथे हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास ने ही अमृतसर शहर की स्थापना की थी। सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। हाँ दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। सिखों के 5वें गुरु। छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद, 7वें गुरु हर राय, 8वें गुरु हरिकिशन, और 9वें गुरु सिखों के जो हैं वो गुरु तेग बहादुर हैं, जिनको औरंगज़ेब ने फांसी दी थी। सिखों के 2 गुरुओं को मुग़लों ने मारा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी और औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दिलवाई। ठीक है, और सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब, 1699 ईस्वी में। इन्होंने सिख धर्म में 5 चीज़ें, जिसको 5 क के नाम से भी जाना जाता है, अनिवार्य कर दी। सभी को केश
यानी कि बाल रखना है, कड़ा पहनना है, कृपाण रखना है, कंघा रखना है और कच्छा पहनना है। तो ये 5 क के नाम से जो चीज़ें थी वो गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म में अनिवार्य कर दी थी। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय क्या है। खानकाह क्या होता है? तो वे स्थान जहाँ पे सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं ना, उसे खानकाह कहा जाता है, जहाँ पे सूफी लोग रहते हैं, बैठक करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कार्नवालिस का संबंध अस्थाई बंदोबस्त से सही है। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में, ये भी सही है। लिटन का संबंध है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से, तो ये तीनों तो सही हैं। लेकिन रिपन के समय में रोलेक्ट एक्ट नहीं आया था, काला कानून सन 1919 में आया था, ठीक है। तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल का जो संबंध था वो लखनऊ से था। लखनऊ से इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किया था विद्रोहियों का। अब देखिए, विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे और उनका केंद्र कहाँ कहाँ था और उनको कुचलने वाले अंग्रेज अफसर कौन कौन से थे, इसको आप थोड़ा सा जान जाइए। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जफ़र और जफ़र बख्त। दिल्ली का जो विद्रोह था 1857 की क्रांति में, दिल्ली से इन्होंने क्या किया था, विद्रोह को लीड किया था। और इस विद्रोह को दबाया किसने? तो निकलसन और हडसन नामक अंग्रेजी अफसर ने। कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे ने, ठीक है। कॉलिन कैंपबेल ने इनके विद्रोह को दबा दिया था। लखनऊ से अभी आपने क्वेश्चन में देखा, बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, इसको भी कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया था। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे ने विद्रोहियों का क्या किया था, मार्गदर्शन किया था या नेतृत्व किया था, इसको जनरल हीरोज ने दबा दिया था, ठीक है। बिहार के जो नेता थे वो राजा कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। फैज़ाबाद से संबंधित थे मौलवी अहमदुल्ला। उसके बाद इलाहाबाद के लियाकत अली थे और बरेली के खान बहादुर थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1857 की जो क्रांति हुई था उसका केंद्र और विद्रोही नेता जो थे उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये सभी आपको बता दिया जैसा कि ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड हाई स्कूल के लिए सामाजिक अध्ययन की हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमी और आपका जो नागरिक शास्त्र है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।